हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा में। आज अपने एक नई प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जिसमें अपने व्याकरण के प्रश्न है और व्याकरण के प्रश्न अपने 360 डिग्री एंगल से कर रहे हैं। 360 डिग्री ये जो सीरीज़ करने का उद्देश्य, शुरू करने का उद्देश्य, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी आप कोई भी प्रश्न हल करते हैं, मुख्य एग्ज़ाम में हल करते हैं, तो आप उसका 360 डिग्री विश्लेषण करके 1 मिनट मिलता है एक एक प्रश्न का। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम है ना, तो सामान्यतः एक प्रश्न का 1 मिनट मिलता है। तो उस 1 मिनट में अपने सोचते हैं कि वो प्रश्न गलत ना हो जाए। इसका उत्तर ए हो सकता है तो क्यों हो सकता है, बी हो सकता है तो क्यों हो सकता है, सी हो सकता है तो क्यों हो सकता है, डी हो सकता है, या फिर डी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है। उसका अगर आपको सही विश्लेषण पता हो तो आप पेपर में वो गलत नहीं करेंगे। अपने 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं और जिनका कभी एग्ज़ाम में पाला ही नहीं पड़ा, या फिर जो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं फिर भी वो असफल रहे, वो सफलता के सपने देखते हैं, तो वो इस सीरीज़ को देखेंगे। तो इस सीरीज़ को देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा निश्चित तौर से। तो अपने इस 360 डिग्री प्रश्नोत्तरी सीरीज़ में व्याकरण के प्रश्न चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन बाद में एक काव्य शास्त्र की और एक हिंदी साहित्य के इतिहास की, एक पद्य भाग की, एक गद्य भाग की 4 सीरीज़ शुरू और करूँगा। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा वैसे मैं करूँगा। ये जो पेन टेप पे और डिजिटल बोर्ड पे नया आने का मुख्य कारण यही है कि आजकल समय थोड़ा क्या है कि कम मिल पाता है और बरसात के मौसम में थोड़ी लाइट वगैरह की समस्या रहती है। ऐसे करके तो क्या है कि घर पे पीपीटी बना के और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडियो में जैसे ही पहुंच जाऊंगा वैसे आपको डिजिटल बोर्ड से भी क्लासेस दूंगा। और अभी 1-2 दिन में एक क्लास और भी शुरू कर रहा हूँ, एक वीडियो वो भी बना के दूंगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर हम रीड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो फर्स्ट ग्रेड में क्या है, क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो सेकंड ग्रेड में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो इससे संबंधित मैं कुछ आपको वीडियो बना के भेजूँगा, ठीक है। उसमें आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित तौर से आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। कई बच्चे ये अभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें, शुरू करें, तैयारी शुरू करने के बाद में अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देंगे तो फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, तो फर्स्ट ग्रेड में क्या हो जाएगा। हम एमए प्री कर रहे हैं तो प्री कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड ही करें। अगर रीट पहले आ गई तो रीट की तैयारी करें, क्या करें। तो इससे संबंधित मैं कुछ आपको वीडियो में सुझाव दूंगा। आज अपने शुरू करते हैं व्याकरण के प्रश्न, ठीक है ना। आप सभी का स्वागत है। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखें। तो पूरा देखने का मेन उद्देश्य यही है कि इसमें जो 15 प्रश्न हैं उन 15 प्रश्नों का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। तो विश्लेषण कर रहे हैं तो आपके भी फायदा होगा, ठीक है ना। पूरा देखें भाई। अपने शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है मूल तौर से कि हाँ जी, पहला प्रश्न है कि विदेशी उपसर्ग नहीं है। पेपर में पूछा गया है विदेशी उपसर्ग नहीं है। अब मैं एक दिन वीडियो में भी जिक्र कर रहा था कि आजकल प्रश्न वो नहीं आते कि ला उपसर्ग छांटिए या फिर प्रति उपसर्ग छांटिए। इससे कठिन लेवल ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी का उपसर्ग छांटिए, ये विदेशी भाषा का उपसर्ग छांटिए। इसमें जैसे पूछा ये विदेशी उपसर्ग नहीं है। ये अभी जैसे प्री बीएसटीसी में भी आया था, ये एलडीसी में भी पूछा गया है, ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के पेपर में भी पूछा गया। आरपीएससी जो पेपर कराती थी एलडीसी का, उस एलडीसी के पेपर में भी आया था। तो ये जो विदेशी उपसर्ग है ना, अब जैसे बे, अल और बद, ये तीनों तो क्या है कि विदेशी उपसर्ग होते हैं। और ये जो अन है ना, जो पूरा होता है, ये हिंदी का उपसर्ग होता है, ठीक है ना। और अगर इसी जगह अगर ये हिंदी की जगह मैं ऐसे बात करूं कि ये अनहलंत वाला आ जाता, ये अनहलंत वाला आ जाता ना, तो ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है, तो ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ठीक है ना। अब विदेशी भाषा के उपसर्ग तो आपको याद होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें लिख देता हूँ 22 के 22 उपसर्ग ताकि आपको और याद हो जाएंगे, ठीक है। अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, नेक, ना,
मेरे पीछे पीछे बोलना भाई, ताकि आपको और ज़्यादा याद हो जाएगा। अल एन कम खुश, गेर दर नेकना, बे बा बे बद बेस बिला बिला ला हम हर सर। ठीक है, ये इतने उपसर्ग तो ये तो होते हैं अरबी फारसी के, विदेशी भाषा में। और उसके बाद में होता है सब, ये अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। को, ये भी अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। हाफ, ये भी अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। हेड, ये भी अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। अब ये जो बे उपसर्ग है ना, तो इस बे का अर्थ होता है बिना। ठीक है, बे का अर्थ क्या होता है? तो बिना होता है। अल का अर्थ होता है निश्चित। अल का अर्थ क्या होता है? तो निश्चित होता है। ठीक है, बद का क्या अर्थ होता है? तो बुरा होता है। अन, ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है, जैसे अनपढ़ है। ठीक है, तो ये अनपढ़ शब्द है ना, तो अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो ये अन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो विदेशी भाषा का कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? अन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, अन कौन सी भाषा का उपसर्ग है? तो हिंदी भाषा का है। अन हलंत वाला उपसर्ग आ जाए तो कौन सी भाषा का है? तो संस्कृत का होता है। अल एन कम खुश, बोलो भी सारे के सारे पीछे बोल के देखना। अल एन कम खुश, गिरदर नेकना, बे बा बे बद बेस बिला ला हम हर सर, सबको हाफ हेड। ठीक है, दोबारा बोल के देखो। अल एन कम खुश, गिरदर नेकना, बे बा बे बद बेस बिला ला हम हर, सबको हाफ हेड। ठीक है ना, ऐसे बोल के देखोगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा भाई। 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को रोक के फिर इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पेपर में प्रश्न पूछा गया है दानव। ठीक है ना, ये दानव में प्रत्यय पूछा गया है। अब जब ये दानव में प्रत्यय है ना, तो ज़्यादातर बच्चे तो दिमाग लगाते हैं कि इसमें अव उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, या फिर बच्चे दिमाग लगाते हैं कि वह उपसर्ग है। दोनों ही नहीं होते हुए। ये जो दानव है, ठीक है ना, ये दानव है, राघव है, ये लाघव है, ये यादव है, ये पांडव है, ये वैष्णव है। ठीक है, ये शैव है, ये जैन है, बौद्ध है, गौरव है, गौरव है, ये वासुदेव शब्द है। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होता है याद रखना, तो कौन सा उपसर्ग होता है? ए उपसर्ग होता है भाई। कहीं आप इसमें अ उपसर्ग ए उपसर्ग, जैसे ये शैव है ना, तो शैव में वह उपसर्ग मत कर देना। जैन में जिन के ए लगने से जैन बनता है, बुद्ध के ए लगने से बौद्ध बनता है, गुरु के ए लगने से गौरव बनता है, वसुदेव के ए लगने से ये वासुदेव बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? ए उपसर्ग है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। सांसारिक में उपसर्ग छांटिए। अब जब सांसारिक शब्द है तो आपके दिमाग में तो प्रत्यय आया होगा, ऐसे सोचा होगा कि सांसारिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है, ये छोटा इक प्रत्यय। एग्जामिनर इतना भोला नहीं होता कि वो पेपर बनाता है तो उसमें प्रश्न इतने आसान दे देंगे। अब इसमें पूछा गया उपसर्ग क्या है। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या सोच लेते हैं, उपसर्ग की जगह दिमाग पढ़ लेता है प्रत्यय का। ऐसे नहीं करना है भाई, प्रत्यय पढ़ लेता है दिमाग है और ऐसे कर देता है कि इसमें प्रत्यय तो कौन सा हो रहा है? इक हो रहा है, तो ये टिक कर आएंगे। ये नहीं करना है भाई। ठीक है ना, अब सांसारिक है ना, तो सांसारिक में संसार शब्द के इक प्रत्यय लगने से ये सांसारिक बनता है। संसार के इक लगने से सांसारिक बनता है। अब इस संसार शब्द में ना, ये देखो इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है? सम प्लस में सार से संसार बनता है। ये सम के सार लगने से क्या बनता है? संसार। देखो सांसारिक में कौन सा उपसर्ग जुड़ रहा है? तो 4 नंबर वाला सम हलंत वाला उपसर्ग जुड़ रहा है इसमें। ठीक है ना, सांसारिक में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। सांसारिक में प्रत्यय पूछा जाए कौन सा प्रत्यय होता? तो इक प्रत्यय होता। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाँ, कौंते में प्रत्यय है। अब ये जो कौंते में प्रत्यय पूछा है, ये संतान बोधक प्रत्यय होता है भाई, कौंते। ठीक है, कौंते बोला जाता है। जो पांडव थे ना, वो कौंते थे, कुंती के पुत्रों को कौंते बोला जाता है। अब जो ये कुंती शब्द है ना, इस कुंती शब्द के ए प्रत्यय लगने से ये कौंते बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंती के ए लगने से कौंते कैसे हो गया?
तो वैसे मैंने तो कई बच्चों को तो ये मार्गदर्शन कक्षा में तो उनको बताया हुआ है कि जब भी ए प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय, छोटी ई प्रत्यय, ये प्रत्यय, इक प्रत्यय, ए प्रत्यय, अयन और आयन प्रत्यय जहाँ कहीं भी लगते हैं, शुरुआत में अगर ये छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ओ हो, तो उसका औ हो जाता है और ए यहाँ जुड़ जाता है। ये ई काट के इसके स्थान पर ए जुड़ेगा तो ऊ का औ हो जाएगा, ई कट जाएगा, इसके स्थान पर ए रह जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बन जाएगा ये। तो कुंती के ए लगने से कौंते बने हैं ये, ठीक है ना। और कौंते किसका पर्यायवाची होता है? पांडवों का होता है। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? तो ए प्रत्यय जुड़ रहा है ना। ये जो शब्द शुद्धि में भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है आपके, ये आपके प्रत्यय में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कौंते में कौन सा प्रत्यय है? तो कौंते में कौन सा है? ए प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनवंतर में संधि है, बहुत ही सरल है भाई ये तो। मनवंतर का संधि विच्छेद करके देखो, जैसे ही संधि विच्छेद करोगे वैसे ही आपको इसका संधि का नाम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऊ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो इस ऊ का वह बन जाएगा, ऊ का तो वह बन जाएगा, बाद में ए की ध्वनि तो ये पूरा हो जाएगा। तो ऊ के बाद में असमान स्वर आने से ऊ का वह बन जाता है। तो ऊ का वह बन जाता है, वो कौन सी संधि होती है? वो यण संधि होती है। तो यण संधि के 3 नियम होते हैं। ई के बाद में या बड़ी के बाद में असमान स्वर आए तो छोटी ई का या बड़ी ई का यह हो जाता है। छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ का वह हो जाता है। और री के बाद में असमान स्वर आए तो इस री का र हो जाता है, यह हलंत वाला। ये 3 नियम होते हैं। कौन सी संधि है इसमें? मनवंतर में कौन सी संधि है? तो यण संधि है भाई, ठीक है ना। अगला शब्द है सरसी रूह में समास छांटिए, ठीक है। सरसी रूह, अब सरसी रूह में समास है ना, तो पहले इसका समास विग्रह करके देखो ये क्या हो सकता है। ये अविभव समास तो नहीं होता जब इसमें उपसर्ग कोई अव्यय या शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसमें तत्पुरुष समास नहीं होता। तत्पुरुष समास देखें तो का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। इसमें कारक चिन्ह है तो तालाब की रूहें हो सकता है, तालाब की रूहें। अब तालाब की रूह है, मान सकते हैं कि तालाब की रूह सही है। चलो तालाब में जो रूह होता है, तालाब में रहने वाला कह सकते हैं जिसको। अब तालाब में रहने वाला एक तो अपने आ रहा है कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। लेकिन इसमें कर्मधारय समास तो नहीं होता। तालाब रूपी रूह, तालाब रूपी कमल, ठीक है। तालाब रूपी तालाब रूपी रहने वाला। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद पदार्थ होते हैं, सर तालाब और रूह, या फिर तालाब या रूह, ये नहीं हो सकता। अब सरसी रूह है ना, वो कमल को बोलते हैं। अब जब आपको ऐसे लगे ना कि कोई भी उपाधि लग रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मेन पेपर के लिए, आपके लिए, 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, समास का टॉपिक जब भी आए और आपको कोई तीसरा पद प्रधान है, वो भी क्या लग जाए, कोई न कोई उपाधि याद आ जाए ना कि ये उसकी उपाधि है, तो निश्चित तौर से उसमें कौन सा समास कर देना? तो समास करोगे बहुरी समास। निश्चित तौर से इसमें कौन सा समास कर देना? उसमें बहुरी समास होगा। तो सरसी रूह में कौन सा समास होगा? बहुरी समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है? तो ये कमल का पर्यायवाची है। भले इसमें तत्पुरुष समास हो सकता है, लेकिन 2 समास लगे तब आपको सर्वाधिक प्राथमिकता किसको देनी है? तो बहुरी समास को देनी है, ठीक है ना। तो सरसी रूह में किसका पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची है। सरसी रूह में समास कौन सा है? तो बहुरी समास है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आंजनेय में प्रत्यय छांटिए। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण है भी। जिस प्रकार अभी अपने पढ़ा था कौंते, वैसे ही शब्द है ये आंजनेय। पहले इसको तोड़ के देखो। ये जो आंजनेय शब्द है तो ये शब्द बनता है अंजनी के ए प्रत्यय लगने से। अंजनी के ए प्रत्यय लगने से आंजनेय होता है। ये हनुमान जी का पर्यायवाची है भाई। आंजनेय क्या? संतान बोधक प्रत्यय होता है। संतान बोधक अर्थात अंजनी के पुत्र कौन है? तो वो हनुमान जी है, ठीक है ना। तो इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है भाई? ए प्रत्यय जुड़ रहा है। ए कौन सा प्रत्यय है? तो ये संतान बोधक प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, सबसे महत्वपूर्ण बात। भारतीय में भारत शब्द के ई प्रत्यय लगने से ये भारतीय बनता है, ठीक है। अब भारत के ई लगने से भारतीय बनता है। इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें ई प्रत्यय है। दूसरी बात आपको ये बताएं कि ये कौन सा है शब्द है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है ये। और ये जो भारतीय शब्द है ना, तो ये जो भारतीय शब्द है
ये मूल तौर से भारतीय लोग होते हैं जैसे, तो ये विशेषण है। अब पेपर में ये भी आ सकता है कि भारतीय शब्द किससे बना है, तो किससे बना विशेषण है ये। भारतीय शब्द क्या है ऐसे आ जाए तब तो क्या करोगे, विशेषण है। किससे बना विशेषण है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। पेपर में ऐसे भी आ सकता है संज्ञा से बना हुआ विशेषण छांटिए, तो वो भारतीय उत्तर सही हो जाएगा। पेपर में ये भी आ सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण छांटिए, तो भी ये भारतीय शब्द ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जो स्वास्थ्य शब्द है, तो स्वास्थ्य में प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा प्रत्यय है। अब स्वास्थ्य में पहले आपको बताया हुआ है, इतने आप वीडियो देख चुके हो, तो आपको ये तो समझ में आया होगा कि जब भी कोई प्रत्यय पूछा जाए, उपसर्ग पूछा जाए, कोई समास पूछा जाए या कोई संधि पूछी जाए, तो पहले तो उसका आपने क्या करना है, संधि विच्छेद या फिर तोड़ के देखना है ये क्या बन सकता है। ये स्वस्थ शब्द के यह प्रत्यय लगने से, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि यह प्रत्यय, ए प्रत्यय, छोटी प्रत्यय, बड़ी प्रत्यय, इक प्रत्यय, ए प्रत्यय, अयन और आयन प्रत्यय जहाँ कहीं भी लगते हैं तो छोटी ई बड़ी ई या ए होता है उसका ऐ हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ओ होता है उसका औ हो जाता है। लेकिन ये जो ए होता है ना, तो ए का आगे जाके क्या हो जाता है, ये आ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तो ए का तो आ बन गया यहाँ, और ये जो ये प्रत्यय ना, ये इस स्वर को तोड़ के इसके स्थान पर जुड़ेगा ये। ठीक है। तो स्वस्थ के ये प्रत्यय लगने से क्या बनता है, ये स्वास्थ्य बनता है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य याद रख लो भाववाचक संज्ञा है भाई। क्या है भाई, ये भाववाचक संज्ञा है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा है। स्वस्थ से बनी भाववाचक संज्ञा अर्थात विशेषण से बनी भाववाचक। स्वस्थ व्यक्ति होता है तो स्वस्थ शब्द विशेषण होता है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृत में प्रत्यय छांटिए। अब प्राकृत शब्द है तो इस प्राकृत का पहले संधि विच्छेद या फिर तोड़ के देखते हैं। ये प्रकृति शब्द है, इसके ए प्रत्यय लगने से ये प्राकृत बना है। ए प्रत्यय जहाँ कहीं भी जुड़ता है शुरुआत में ए का आ हो जाता है। ठीक है। ये ए प्रत्यय इस स्वर को तोड़ के इसके स्थान पर ए जुड़ेगा ये, तो प्रकृति के ए लगने से ये प्राकृत शब्द बना है। प्राकृत एक भाषा भी होती है। ठीक है। कौन से स्वर स वर्ण नहीं है, बहुत सरल है। स वर्ण वो होते हैं जो बराबर के, स जातीय स्वर भी बोला जा सकता है इनको, स जातीय स्वर या सवर्ण स्वर। आ ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब ये देखो, एक तो ऊ लग रहा है, एक बड़ी लग रहा है, तो ये स जातीय नहीं है, ये सवर्ण नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं, सबको पता है भी स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री होते हैं। ठीक है। ये तो मूल आ गया। ठीक है ना। और कुल स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। कितने होते हैं भाई, तो 11 होते हैं। हाँ जी। अगला प्रश्न है, कौन से स्वर परस्पर सवर्ण है। उसमें पूछा गया था सवर्ण नहीं है, इसमें पूछा गया था सवर्ण है। अब देखो, ए के साथ में ई जुड़ रहा है तो ये भी नहीं है, आ के साथ में ऊ जुड़ रहा है तो ये भी नहीं है, या छोटी के बाद में बड़ी जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा, ये सवर्ण हो जाएगा। सवर्ण या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो सजातीय स्वर। ठीक है। कौन सा स्वर, तो सजातीय स्वर। अब ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इनका सही क्रम पूछा गया है। ठीक है। इन वर्णों का सही क्रम है। अब पेपर में प्रश्न तो यही था, पेपर में प्रश्न आया था एक बार कि सही क्रम है। अब सही क्रम है ना, इनका सही क्रम है, तो इनका सही क्रम है मूल तौर से ये रे ले वे से है, ये इनका सही क्रम होता है। अब ये जो तीनों का सही क्रम है वो कहीं मिल जाए तो वो अपने कर देंगे। ये 4 नंबर ऑप्शन में से जुड़ रहा है, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज जो अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज कर रहे हैं, इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 व्यंजनों से मिले हुए व्यंजन। ठीक है। वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब ये पूछा गया है तो सब में ही संयुक्त व्यंजन एक एक जुड़ रहा है। देखो, ये जुड़ रहे हैं, यहाँ ये जुड़ रहे हैं, यहाँ ये जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो किस शब्द के आरंभ में पूछा है, ये आरंभ में, तो आरंभ में किस में है, तो ये स्नान शब्द है ना, तो स्नान के शुरुआत में, इसके बीच में, इसके बीच में,
बीच में जुड़े जाए तो ये लुप्त में और आरंभ में बीच में जुड़ रहा है, ठीक है। और अगर आरंभ में पूछा जाए तो आरंभ में क्या हो जाएगा, तो आरंभ में पूछे तो आरंभ में हो जाएगा बीच में, और लुप्त में क्या हो जाएगा, तो बीच में हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्नान में क्या है कि शुरू में या आरंभ में संयुक्त व्यंजन है। आज जो अपने प्रश्नोत्तरी सीरीज कर रहे थे उसका आपने अंतिम प्रश्न किया है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा सुझाव दोगे, उतना ज़्यादा ही मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा अच्छे प्रश्न आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार जाने से पहले सभी अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। और दूसरी बात, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई। आप जितना इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ज़्यादा ही मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचाता रहूँगा। मेरी ये कोशिश है, क्योंकि मैं कई सालों से मार्गदर्शन कर रहा हूँ बच्चों का, ऑफलाइन मार्गदर्शन कह सकते हैं, मार्गदर्शन बच्चों का करते हैं। लेकिन अब ये ठाना है कि कई बच्चे क्या है कि बहुत दूर बैठे हैं जो पहुँच नहीं पाते मुझ तक, तो क्या उन तक मैं फ्री कंटेंट भेजूँ उनको, और उनको भी लगे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी पीक पे है या फिर तैयारी अपनी अच्छी चल रही है। जितने भी मैं यहाँ प्रश्न करवाता हूँ वो प्रश्न अपने 360 डिग्री एंगल से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो अपने भाई ये 360 डिग्री एंगल से कर रहे हैं। 360 डिग्री एंगल से करने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपके प्रश्न है वो पेपर में गलत न हो। अगर कहीं कोई गलती रह जाती है तो वो गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी जीरो के बराबर रहेगी अब, क्योंकि जैसे ये प्रश्न उत्तर अब आप कर लोगे तो आपकी जो गलतियों की गुंजाइश है वो जीरो रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये अच्छा लगा, तो एक बार अपने स्टेटस में, अपने फेसबुक वॉल पे या फिर अपने इंस्टा की वॉल पे या फिर अपने टेलीग्राम की वॉल पे इसको शेयर करना। अपने जितने भी तैयारी करने वाले जो ग्रुप बना रखे हैं उन ग्रुप में भी शेयर करना, और प्रश्न पे चर्चा करना भाई। ये जो मैंने प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके और बाद में कभी जब भी फ्री टाइम हो तब भी आप इनको देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके मेन एग्जाम के लिए बड़े कारगर साबित होंगे। जब भी एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में मेरी बातें ज़रूर याद आएगी कि इसका उत्तर ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों है, सी है तो क्यों है, डी क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, ये सारी बातें आएगी। मेरे वीडियो देखता रहना, जो भी आपके सुझाव हो वो सुझाव मुझ तक पहुँचते रहेंगे। आप कमेंट करते रहना। ऐसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ में। तब तक सबको जय हिंद, वंदे मातरम।